हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो जैसे कि आज आप देख रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की और उन्हीं के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे पहले हम उनकी बायोग्राफी को डिस्कस कर चुके हैं, उनकी लाइफ को, उनके करियर को और उनकी लिरिकल बैलाड्स जो कि उन्होंने लिखा है उसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। कौन सा एडिशन कब आया है, ठीक है, और वो सब चीज़ें हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आसानी से आप देख सकते हैं। और जो भी आज हमारे साथ नहीं जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि नोटिफिकेशन उनके पास समय से पहुंच पाए और वो अच्छे से लाभ उठा पाए इस वीडियो का, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क है उसके बारे में। इम्पोर्टेंट वर्क के बारे में बात करें तो आपका सबसे पहले आती है जो कि ट्रिंटन एबी है, वो इनकी पोयम है, ठीक है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी गई है और ये अपेयरिंग की गई है, अपेयर लिरिकल बैलाड्स। और लिरिकल बैलाड्स में इसको क्या किया गया है, इसको यहाँ पे पब्लिश कराया गया है जो कि 1798 में इसको कराया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसका कंप्लीट टाइटल के रूप में अगर हम बात करें, ट्रिंटन एबी का जो पूरा टाइटल है बड़ा, यानी कि हम बात करें कंप्लीट टाइटल, वो लाइन कंपोज अ फ्यू माइल्स अबोव ट्रिंटन एबी ऑन रिविजिटिंग द बैंक of the wave during a tour जुलाई 13 1798। यहाँ ये इसका फुल टाइटल है, तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस रूप में इसको जाना जाता है। पूछा भी जा सकता है कि भाई ट्रिंटन एबी का पूरा टाइटल क्या है, फुल कंप्लीट टाइटल क्या है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बात करें अगर हम तो वर्ड्सवर्थ विजिट्स द प्लेस, वर्ड्सवर्थ ने इस प्लेस का, इस स्थान का, यानी कि अगर हम बात करें विजिट किया था, कब किया था इन्होंने 1793 में किया था और इन्होंने रिविजिट किया था 1798 में। तो तभी इन्होंने इसके बारे में लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, तो इसके बारे में यहाँ पे लिखा गया था। और ये सबसे पहले ये गए थे यानी कि 1793 में, और ये फिर उसके बाद 5 साल के बाद वहाँ पे गए थे ट्रिंटन एबी, ठीक है। जो कि कब गए थे, 1798 में गए थे, 5 साल के बाद। ये भी हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन वैसे तो मैं बता चुकी हूँ आप सभी को, संडे में हमने जो क्वेश्चन सीरीज डाली थी उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। तो आई होप आपको दिक्कत नहीं होगी, मुश्किल नहीं होगी। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो देख सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। इट इज़ कन्वर्ड विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ सीन। यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन सीन के रूप में इनको दर्शाया है, ठीक है। ट्रिंटन एबी के उसको जो भी उसके बारे में लिखा है, द पोएट्स व्यू ऑफ नेचर, उनके विचारों को एक नेचर मतलब नेचर के रूप में ढाला है, यानी कहीं कि मतलब पूरे नेचर्स को बताया है, नेचर के बारे में बताया इन्होंने। तो और एड्रेस टू डोरथी, अगर हम बात करें तो इन्होंने अपनी सिस्टर को इस पोयम को एड्रेस किया है, उनके बारे में मतलब उनको कहीं डेडिकेट किया है इस पोयम को, तो ये हमें ध्यान रखना है। नेचर सीज अ डिवाइन स्पिरिट, इन्होंने नेचर को एक डिवाइन स्पिरिट के रूप में माना है, ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर, ठीक है। तो उसके बारे में लिखा है, नेचर इज अ मदर, नेचर इज अ गार्जियन, नर्स एंड मोरल टीचर, ठीक है। तो ये बताया गया है कि उसके लिए जो विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए है, जो टीचर जो कि आपकी नेचर है, नेचर को किस रूप में वो मानते हैं, मदर के रूप में, गार्जियन के रूप में, नर्स के रूप में और मॉरल टीचर के रूप में मानते हैं, ठीक है। और ये ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है, जो कि क्या है कि ड्रामेटिक लिरिक है, तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे एक ओड है इनका, इंटीमेशन ऑफ इमोर्टिलिटी, ठीक है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, ये इनके एक पोयम है। और ये अगर हम बात करें 1807 में इसको पब्लिश कराया गया था, लेकिन इसको लिखा गया था 2 पार्ट में जाकर, ठीक है, 2 भागों में इसको लिखा गया है। इसका फर्स्ट पार्ट जो लिखा गया है वो कब लिखा गया है भाई, 1803 में, एंड सेकंड पार्ट लिखा गया है 1806 में, ठीक है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। ओड इमिटेशन ऑफ इमोर्टिलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, ये इन्होंने इसको चाइल्डहुड के रूप में दर्शाया है। तो एक चाइल्डहुड को यहाँ पे एड्रेस किया है इन्होंने, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। इट इज़ इरेगुलर ओड, ये एक इरेगुलर ओड है इन फॉर्म ऑफ एन ऑफ एड्रेस, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। डिग्निफाइड इन स्टाइल फीलिंग्स एंड स्टोन, ठीक है, फीलिंग्स एंड स्टोन के रूप में लिखा है। द ओड इन द, अगर हम इस ओड की बात करें तो ये एडिशन हुआ है आपका 1807, ठीक है। 1807 में जो इनका एडिशन आया था, पोयम इन 2 वॉल्यूम
तो उन्हीं में इसको क्या कराया गया था, पब्लिश कराया गया था। तो ये एक मोटो है इसका, अगर हम बात करें पोलो मोजरा, ठीक है, कॉनम्स, ठीक है, कैनमस, तो ये इसका एक मोटो है या कहें मतलब बताया गया है इसके रूप में, तो इस रूप में इसको लिखा गया है, ठीक है। द मोटो मीन्स, इस मोटो मीन्स का मतलब यहाँ पे बताया गया है कि लेट्स सीइंग ऑफ थिंग लिटिल मोर एलिवेटेड और लेट्स सीइंग अ समवॉट लॉफ्टर नोबलर सॉन्ग, एक नोबलर यानी कि एक सॉन्ग है, सॉन्ग के रूप में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो ये इसका मोटो है। नेक्स्ट अगर हम बात करें और टू ड्यूटी, जो कि आपकी नेक्स्ट है आपकी और टू ड्यूटी। और टू ड्यूटी का मतलब यहाँ पे बताया गया है कि जो इन्होंने एड्रेस किया है कि एक गोड़ की बेटी है, ठीक है, एक गोड़ की बेटी के रूप में बताया गया है। और ये भी कहा गया है कि ये बहुत सख्त है, ठीक है, एक सख्त बेटी के रूप में, पुत्री की, कठोर पुत्री के रूप में बताया गया है इसको। लिखी कब गई है, 1805 में लिखी गई है। पब्लिश कब कराई गई है, 1807 में, ठीक है। और ये इनकी प्रीफिक्स ऑफ लिटिल मोटो के रूप में बताया गया है, इसको मोटो से ली गई है, यानी कि द ट्रांसलेशन, जिसका ट्रांसलेशन क्या होता है, मोटो इज नो लॉन्गर गुड बाय रिसोल्व बट सो एजुकेटेड बाय हैबिट दैट नॉट ओनली कैन आई डू राइट बट दैट आई कैन नॉट डू अदरवाइज देन राइट, ठीक है। तो ये इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। और अगर हम बात करें द पोएट ऑफर, पोएट ने इसको ऑफर किया है नेचर एंड फंक्शन ऑफ ड्यूटी, ठीक है। तो नेचर के रूप में और फंक्शन ड्यूटी के रूप में बताया गया है, जिसमें इन्होंने कहा भी है स्ट्रेन डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड। ये क्या है कि वॉइस ऑफ गॉड, गॉड की आवाज़ है, ठीक है, गॉड की आवाज़ कहा गया है। और स्ट्रेन डॉटर कहा गया है, जो कि कठोर पुत्री के रूप में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें द सोलिटरी रैपर, ठीक है, सोलिटरी रैपर के बारे में यहाँ पे बात करें तो ये इनकी पोयम है, जो कि एक लिरिकल यानी कि एक लिरिक है। और लिरिक अगर हम बात करें, पब्लिश की गया है इसको 1907 में एंड कंपोज किया गया था 1803 में। 1803 में इसे कंपोज किया और पब्लिश कब किया, 1807 में, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि ये जो पोयम है ये कितनी लाइन की है, ये 32 लाइन्स की है विद 4 स्टेंजा, ये जो कि 4 स्टेंजा, 4 स्टेंजा के रूप में है, ठीक है, कंसिस्टिंग 8 लाइन। और अगर बात करें कि प्रत्येक स्टेंजा में 8 लाइन है, ठीक है, तो ये भी बताया गया है। और ये अगर हम बात करें एक सोलिटरी रैपर है, जो कि एक मतलब अगर हम बात करें कि एक गांव की मतलब बताया गया है कि जो कि अपना काम, खेतों में अपना काम कर रही है और काम करते हुए मतलब गीत गा रही है, गाना गा रही है, ठीक है। तो जिसके रूप में उन्होंने मतलब वहाँ से वो गुजर रहे हैं, जो कि आपके वर्ड्सवर्थ है जो गुजर रहे हैं वहाँ से और उसको गाते हुए सुन रहे हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे उसी को देखकर यानी कि उन्होंने अपने विचारों में एक पोएम के रूप में ढालकर उसको बताया है कि वो किस प्रकार से अपने ही मतलब उसमें काम में मगन है, किस प्रकार से मतलब वो कार्य कर रही है। तो एक सोलिटरी रैपर के रूप में उन्होंने बताया है इसको, ठीक है। अब आगे आता है आपके पास माइकल। तो माइकल एक पोएम है जो कि इट इज़ ए पोस्टरल नैरेटिव पोएम है, आपकी पोस्टरल है, एक गडरे की कहानी है, जो कि 80 साल का एक व्यक्ति होता है, बूढ़ा व्यक्ति, ठीक है। और जिसके अगर हम बात करें, एक बेटा है जिसका नाम है, यहाँ पे नाम बताया गया है, जो कि ठीक है, इसाबेला इनकी क्या है, इनकी वाइफ है, और बेटे का नाम लूका है। तो यहाँ पे बताया गया है कि उसी के मतलब उसी के अकॉर्डिंग इर्द गिर्द कहानी है पूरी की पूरी की किस प्रकार से वो यहाँ पे मतलब उसका बेटा जो है वो 20 साल का है, ठीक है, ठीक। और उसके बारे में अगर हम बात करें तो 80 साल का वो व्यक्ति है, तो उसके बारे में ही मतलब कहें कि जो कि है पूरी कहानी गढ़ी गई है, ठीक है। इट इज़ ए पोस्टल नैरेटिव पोएम है, जो कि रिटर्न ऑटम में लिखी, पतझड़ में लिखी गई है, अर्ली विंटर, ठीक है। और ये कब लिखी गई है भाई, 1800 में लिखी गई है, डाउ कॉटेज में, जो कि टाउनहेड ग्रासमेयर में है, तब लिखी गई है। नेक्स्ट आती है आपकी यहाँ पे दूसरी जो पोएम है आपकी फ्रेंच रिवोल्यूशन की बात करें अगर हम, तो ये लिखी गई है आपकी, तो ये क्या है आपकी, ये 40 लाइन की है आपकी, ठीक है, वर्ड्सवर्थ की। और ये प्रीलूड में लिखी गई है, प्रीलूड में इसको क्या कराया गया है, उस मैगजीन में इसको रखा गया है, ठीक है। और कंपोज किया गया है 1804 में और पब्लिश कराया गया है 1809 में। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। आई होप समझ आया होगा, ठीक है। पार्ट ऑफ प्रीलूड, ये प्रीलूड का यानी कि पार्ट है, तो उसी का एक पार्ट इन्होंने एक फ्रेंच रिवोल्यूशन के रूप में लिखा है। नेक्स्ट आता है आपके पास यहाँ पे बात करें रेसोल्यूशन एंड
इंडिपेंडेंस, ठीक है। इंडिपेंडेंस की बात करें तो द लीच गैदरर, यानी कि अगर हम बात करें संकल्प और स्वतंत्रता, ये इसका मीनिंग होता है। और एक लीच गैदरर की कहानी है, यानी कि उस व्यक्ति की कहानी जो कि क्या करता है, कीड़े मतलब पकड़ने का या कहीं जोक पकड़ने का कार्य करता है और उससे अपना गुजारा करता है, ठीक है। तो उसके बारे में एक कहानी लिखी गई है। ये भी एक नरेटिव पोयम है जो कि कंपोज की गई है टाउन ग्रासमेयर में इन 1802 में एंड पब्लिश किया गया है 1807 में। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है आपका पीले कास्टल की बात करें अगर हम, तो पीले कास्टल का मतलब होता है एक महल या किला, ठीक है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। और ये वर्ड्सवर्थ की पोयम है जो कि समर में लिखी गई है 1805 में। ये एक इलेजिक स्टेंजा है जो कि सजेस्ट किया है बाय अ पिक्चर ऑफ पीले कास्टल को, ठीक है, उसके रूप में इसको यानी कि बताया गया है, यहाँ पे पिक्चर किया गया है इन स्ट्रॉम प्रिंटेड बाय सर जॉर्ज ब्यूटमाउंट, ठीक है। तो उनको प्रिंट किया गया है। इट इज़ द पोयम ऑफ वर्ड्सवर्थ हु गेट्स इन इंस्पिरेशन फ्रॉम सर जॉर्ज ब्यूटमाउंट, ठीक है, ब्यूटमाउंट। तो उनसे इंस्पिरेशन हो उनके इंस्पिरेशन से इन्होंने इस पोयम को लिखा है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव अ नोन। ये अब आपको ध्यान रखना है, जो कि एक लूसी पोयम है, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ वर्ड्सवर्थ लूसी पोयम, और जो कि इसका फर्स्ट पार्ट है या कहें कि फर्स्ट पोयम है। इन्होंने टोटल 5 पोयम लिखी हैं जो कि लूसी पोयम में आती हैं, ठीक है। और ये रिटर्न कब हुई है, ये 1799 बट पब्लिश किया गया था 1800 में। इट इज़ अ ब्यूटीफुल लिरिक, ये एक ब्यूटीफुल लिरिक है। इट डिपेक्ट्स द फीलिंग्स विच लवर्स फील बट द फीलिंग्स डज नॉट लास्ट, ठीक है। तो ये बताया गया है यहाँ पे कि फीलिंग्स जो कि है वो हमेशा रहती है, ठीक है, हालांकि चाहे व्यक्ति हो या ना हो। तो उसके बारे में बताया गया है यहाँ पे, जो कि एक लूसी नाम के एक लड़की है जो कि काल्पनिक लड़की है जिसे नेचर के रूप में बताया गया है। तो उसी के बारे में इन्होंने जिक्र किया है, जिसमें से एक पोयम हम बात करें उस पोयम की, जो 2 लाइन यहाँ पे हैं। ओ मर्सी टू माई सेल्फ आई कैरिड इफ लूसी शुड बी डाइड, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट इसी पोयम का सेकेंड पोयम की अगर हम बात करें, आई ट्रेवलर अमंग अननोन मैन, ठीक है, जो कि एक अननोन व्यक्ति है जो कि क्या कर रहा है, यानी कि हम बात करें ट्रेवलिंग कर रहा है। तो यहाँ पे बताया गया है कि इनकी सेकंड पोयम है और इट इज़ रिटन अर्ली, ये भी आपकी उसी में लिखी गई है 1799 में और पब्लिश किया गया है इसको 1800 में। द पोएट वाज ट्रेवल अमंग अननोन मैन, वो एक अननोन व्यक्ति के साथ ट्रेवलिंग कर रहा है, ठीक है। ही डिक्लेयर्ड दैट ही विल नेवर लीव इंग्लैंड, जो कि इंग्लैंड को छोड़कर वो जा रहा है, ठीक है, उसके बारे में बता रहा है यहाँ पे। ही विल नॉट लीव इंग्लैंड बिकॉज लूसी लिव्स हेयर, क्योंकि वहाँ पे लूसी है और वो वहाँ से जा रहा है तो जा नहीं पा रहा है, ठीक है, क्योंकि लूसी को छोड़कर वो नहीं जाना चाहता है। हियर द टर्न हर स्पिनिंग व्हील इन हर कॉटेज, ठीक है। तो इसके बारे में बताया गया और उसी की 2 लाइन यहाँ पे दी गई है। अमंग द माउंटेन डिड आई फील द जॉय ऑफ माई डिजायर, ठीक है। तो इस रूप में बताया गया है। नेक्स्ट एंड इसकी थर्ड पोयम के रूप में बताया, तो यहाँ पे नाम है सी डिवॉल्ट अमंग द अनट्रोडल वेज, यहाँ पे बताया गया है। तो ये थर्ड पोयम है जो कि आइडेंटिटी किया है, ठीक है। आइडेंटिटी ऑफ लूसी इज नॉट एस्टेब्लिश्ड, सी डाइज वेरी यंग, क्योंकि वो अब मर चुकी हैं और वो बहुत कहें कि बहुत कम एज की थी जब वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। एंड लीव्स द पोएट अलोन द हिमसेल्फ, और जो पोएट है जो अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है, ठीक है। ही शेयर्स अबाउट लूसी, और वो लूसी के बारे में ही जो भी अपने थॉट्स है उसको शेयर करता है, बताता है। लूसी लिव्स अननोन लाइक अ वॉलेंट हाफ हिडिंग बाई अ मॉस कवर्ड स्टोन, ठीक है। तो स्टोन में कहें उस प्रकार से बताया गया है। सी इज ब्रॉट अप इज द लेफ ऑफ नेचर टीचर हर, नेचर की अगर हम बात करें तो कोई बताया गया है कि अब वो क्या है, एक नेचर उसकी टीचर है लूसी की। सी मोटिव्स, अब उसको वो क्या करती है, मोटिवेट करती है। हर डू
गुड एक्शन की वो सही कार्य करे, अनकंट्रोल करती है, हर फॉर्म डूइंग इवल एक्शन और गलत कार्य करने से रोकती है। अनफॉर्चुनेटली सी इज़ डाइड यंग, यानी कि जो कि अब इस दुनिया में नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो उसी के बारे में उन थॉट्स को, उन विचारों को जिक्र किया गया है एक पोयम के रूप में। जैसे 2 लाइन यहाँ पे लिखी हैं, बट सी इज़ इन हर ग्रेव एंड ओ द डिफरेंस टू मी, ठीक है, तो ये इनके रूप में बताया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो कि इनकी 4th पोयम है लूसी ग्रे की, जो कि क्या है आपकी लूसी पोयम है। 3 years सी ग्रे इन ग्रेव इन सन एंड सोलर, ठीक है। इट कंपोज हर्टेज फॉरेस्ट में इसको क्या किया गया है, कंपोज किया है, ठीक है, जर्मनी में। और इन 1799 बट पब्लिश किया है वही 1800 में किया है। लूसी इज़ दैट द चाइल्ड ऑफ नेचर, और ये बताया गया है कि वो क्या है कि चाइल्ड है, नेचर की चाइल्ड बताया गया है उसको, ठीक है। नेचर सोड अपोर हर ऑल द गिफ्ट्स, और उसको नेचर का एक गिफ्ट कहें, उपहार के रूप में बताया गया है। ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर विल टीच हर समथिंग, उसको टीच मतलब टीच कर रही है नेचर, बता रही है, समझा रही, मतलब उसको क्या कर रही है, टीच कर रही है, सिखा रही है। लैंग्वेज इज़ सिंपल एंड ब्यूटीफुल, इस पोयम का जो लैंग्वेज है वो सिंपल है और ब्यूटीफुल है। रिटन इन 7 स्टेंजा, और 7 स्टेंजा में इसको लिखा गया है, जिसमें कि 6 लाइन है प्रत्येक, यानी कि हर एक स्टेंजा में 6 लाइन है। द राइमिंग, तो इसकी रिमिंग जो स्कीम है वो क्या है, ए बी सी सी बी, ठीक है, तो ए बी सी सी बी, ये इसकी राइमिंग स्कीम है, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो कुछ 4 लाइन यहाँ पे दी गई है। सी डाइड हैड लेफ्ट टू मी दिस हेल्थ दिस फ्लेम एंड क्विट सीन द मेमोरी ऑफ वॉट हैज़ बीन एंड नेवर मोर विल बी, ठीक है, तो ये बताया गया है। अब लास्ट पोएम की हम बात करते हैं, जो कि आपकी लूसी की है, जो कि क्या है, स्लोम्बर डिड माई स्पिरिट शील, ये 5th पोएम है जो कि लूसी ग्रे की। 2 वर्ड्सवर्थ लूसी सीम्स टू बी स्प्रिट, एक स्प्रिट के रूप में बताया गया है, ठीक है। लूसीज फाइनली एक्सुमेलेशन इज विद नेचर, नेचर में वो क्या हो चुकी है, विलीन हो चुकी है, जा चुकी है नेचर में। सी इज चाइल्ड, नेचर ऑफ चाइल्ड, वो नेचर चाइल्ड है नेचर की। ही हैज़ नो मोशन एंड नो फोर्स, वह कोई मोशन नहीं कर सकते और ना ही कोई फोर्स कर रही है। ही इज नाउ विद रॉक्स, ठीक है, एंड स्टोन्स एंड ट्रीज, तो यहाँ पे बताया गया है कि उसको देखा जा रहा है रॉक्स में, स्टोन्स में और ट्रीज में, ठीक है, वो मतलब एक कल्पना की गई है। इट इज़ अ ब्रीफ इलेजी, ये बहुत ही ब्रीफ इलेजी है के रूप में लिखी गई है। इट इज़ नॉन फॉर इट्स रिस्ट्रेंट, ठीक है। तो यहाँ पे लाइन आपकी 4 लाइन दी भी हुई है। आ सोम्बलर डिड माई स्पिरिट सील आई हैड नो ह्यूमन फेयर्स, she seemed a thing that could not feel the touch of earthy ears, ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है। तो आई होप आप सभी को ये जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है आपको आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और मेरे लिए तो है ही है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, और बाकी हम इससे आगे की जो भी इनके आप इम्पोर्टेंट वर्क हैं तो वो भी हम लेकर आएंगे। तो आई होप आप चैनल में बने रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए, और जुड़े रहेंगे हमारे साथ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।